राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको द्विघात समीकरण के जितने भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके बारे में समझाया था कि थ्योरी से रिलेटेड क्या क्या ऐसी बातें हैं जो द्विघात समीकरण के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे आज से कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्या होंगी क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि फाइनली पेपर में तो आपके पास क्वेश्चन होगा और उनका क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करने से पहले मेनली 5 बात है जो आपको ध्यान में रखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले उन पे चर्चा करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आपसे ये पूछी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, या फिर मैं इसको हैश से डिनोट कर देता हूं। सबसे पहली बात ये कि सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि पहचानो कि कौन सा इसमें से द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक सा यही बन जाएगा कि आपको ये कहा जाएगा कि पहचानो कि कौन सा जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या बोला था, इसके लिए मैंने बोला था कि जो भी समीकरण का जो भी चर राशि होगा, ध्यान देना मेरी बातों को, समीकरण का जो भी चर राशि होगा उसका मैक्सिमम पावर या हिंदी में कहो तो अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, तो वह आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो कोई भी समीकरण आपको देकर पूछ ले क्या यह द्विघात समीकरण है, तो पहचानने का तरीका क्या होगा, अब सबसे पहले चर राशि को ढूंढोगे और चर राशि ढूंढने के बाद ये देखोगे कि उस चर राशि का अधिकतम घात, मैं मिनिमम घात नहीं कह रहा हूं, अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप कह दोगे कि सर यह दिया हुआ समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो आपसे कहेगा कि द्विघात समीकरण को हल करें। समझना मेरी बात को, द्विघात समीकरण को क्या करे, हल करे। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपसे यह कहेगा कि द्विघात समीकरण को, या फिर कहेगा द्विघात समीकरण के मूल को, या फिर कहेगा द्विघात समीकरण के शून्यांक को ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहेगा, ज्ञात करें। कि कोई भी द्विघात समीकरण आपको दे दिया जाएगा और कहेगा इसको हल करें, या फिर अगर x का मान पूछ लेगा, मान लो उसमें चर राशि x यूज किया गया है तो x का मान पूछ लेगा, या बोलेगा उस द्विघात समीकरण के मूल निकाले या शून्यांक निकाले। मूल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रूट, और शून्यांक को क्या कहते हैं, जीरोज। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला मेथड क्या होगा सर, फैक्टर मेथड होगा। फैक्टर मेथड होगा जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि लगाएंगे और हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मूल या शून्यांक निकाल लेंगे। दूसरा जो मेथड होगा, इस पे तो मैंने कल की क्लास में भी चर्चा कर ली थी, जिसका नाम क्या था, श्रीधराचार्य सूत्र, कि आप डायरेक्ट सूत्र से भी किसी भी द्विघात समीकरण के मूल या शून्यांक निकाल सकते हैं। तो दूसरा जो अपना तरीका होगा उस तरीके का नाम क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। और श्रीधराचार्य सूत्र पे हमने चर्चा कर ली थी। सूत्र क्या होता है तो मैं आपको समझाऊं तो आपसे मान लो कह दिया गया कि एक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। कैसे पता चल गया कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि सर यहाँ चर राशि x है और x का मैक्सिमम घात क्या है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अगर कोई भी इस रूप में द्विघात समीकरण दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसके मूल या शून्यांक निकालो, तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे निकालोगे, आप मान लो कि एक उसका शून्यांक या मूल्य अल्फा है, दूसरा उसका शून्यांक या मूल्य क्या है, बीटा है, और इसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो आप कहोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में क्या लिखोगे, 2a। यही अपना श्रीधराचार्य सूत्र होता है, और इस सूत्र का उपयोग करके आप उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल, शून्यांक, या उस द्विघात समीकरण को हल करके वैल्यू निकाल सकते हो।
क्लियर है ये बातें। और इस सूत्र पे चर्चा मैंने कल की क्लास में भी करा था, जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो एक क्वेश्चन लेकर मैंने समझाया था कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं फॉर्मूले से। हालांकि इस वाले मेथड पे चर्चा अपन आज करेंगे। और देखो, पेपर की बात करें तो दोनों ही विधि दिमाग में रखो, लेकिन एग्जाम में हमेशा ये वाली विधि लगाना, गुणनखंड विधि लगाना, इसको मैं और भी शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को देखो और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है ये बात, क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में बात करें तो अगले पॉइंट में ऐसा होगा कि आपको किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल दे दिए जाएंगे। समझना मेरी बात को, किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल दे दिए जाएंगे। मान लेता हूं कि एक मूल अल्फा है, इसका मान दे दिया गया, और एक मूल बीटा है, इसका मान दे दिया गया, और कहा जाएगा कि सर द्विघात समीकरण निकालो, कहा जाएगा द्विघात समीकरण ज्ञात करो, कहा जाएगा द्विघात समीकरण ज्ञात करो। समझ गए क्या आप मेरी बात को? कि किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल के मान आपको पता होंगे कि एक मूल ये है, दूसरा मूल ये है, और बोलेगा द्विघात समीकरण निकालो। तो इसके लिए भी मैंने दो तरीके बताए थे कि कभी भी द्विघात समीकरण निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मेट याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग, एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा, और इससे गुना करेंगे किसका? एक्स का, और प्लस क्या होगा? अल्फा गुना बीटा। मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा और बीटा का मान मुझे पता है, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान क्या है? 3 है। तो मैं अगर द्विघात समीकरण इस मूल से बनाना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा के मान को जोड़ूंगा, 2 और 3 कितना होगा? 5x, प्लस अल्फा और बीटा के मान को गुना करूंगा, 3 दूनी क्या होगा? 6। तो ये मेरा एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि द्विघात समीकरण देके मूल पूछे, कई बार मूल देके द्विघात समीकरण भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लोगे। या फिर मैंने दूसरा तरीका क्या कहा था कि जो भी आपके मूल है, जैसे मान लो एक मूल अल्फा है तो x माइनस अल्फा कर लो, और एक मूल बीटा है तो x माइनस बीटा कर लो, दोनों को गुना कर दो और बराबर क्या रख दो? 0। तो इसको भी जब आप यूज करोगे, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक मूल 2 और दूसरा मूल 3 है, तो मैं कहता x माइनस 2 x माइनस 3, और जब इनको गुना करता तो गुना करने के बाद इनडायरेक्टली इसी रूप में आता। तो दिक्कत नहीं है, आप ये यूज करो, ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बनना तो द्विघात समीकरण ही है। क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर ये वाली बात क्या है? क्लियर है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। देखो पॉइंट सारे ध्यान में रखना, क्योंकि जब आपको पहले ही पता होगा कि भैया क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है तो दिक्कतें कम आएंगी। ठीक है, चलिए। कई बार ऐसा होगा आपको कोई द्विघात समीकरण दे देगा, मैं तो इसका बेसिक फॉर्मेट लिख रहा हूं, जो स्टैंडर्ड रूप है वो लिख रहा हूं। ये द्विघात समीकरण का अपना स्टैंडर्ड रूप होता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, और कहेगा इनके जो दो मूल आएंगे, आएंगे तो दो ही मूल, ये चीज भी मैंने समझा दिया था थ्योरी में कि अगर यहां चर राशि का मैक्सिमम घात 2 है तो फिक्स है कि x के 2 ही मान निकलेंगे, ना कम ना ज्यादा। ये बात ध्यान में रखना। अब आपको कह देगा, कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा, कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा और कह देगा कि इनके जो दोनों मूल निकालोगे ना, उनको जोड़कर बताओ या गुना करके बताओ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कभी भी किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग या मूलों का गुना निकालना हो तो हम इनके मूल निकाले ही। ठीक है, कि बिना मूल निकाले ही, बिना इसका मान निकाले ही हम डायरेक्ट इनके मूलों का योग और मूलों का गुना निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने कहा कि एक मूल मैंने अगर अल्फा माना, दूसरा मूल मैंने बीटा माना, तो मूलों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस बी बटा क्या? ए। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट हमें रिजल्ट दे देगा मूलों के योग का। अगर मुझे मूलों का गुना निकालना हो, अल्फा गुना बीटा, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सी बटा ए। तो कभी भी कोई भी द्विघात समीकरण देने के बाद आपसे उनके मूलों का योग या मूलों का गुना पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और काम आपका बन जाएगा। दूसरी बात, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, कल की क्लास में बताया था। मैंने कहा एक्स स्क्वायर के साथ जो मान चिपका होगा वो ए होगा, एक्स के साथ जो मान चिपका होगा वो बी होगा, और सी अकेले होता है तो सी अकेला होगा। क्लियर है ये बातें? ये बात ध्यान रखना। और कोई भी द्विघात समीकरण हो जहां ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये भी समझाया था, क्योंकि ए का मान 0 होते ही वह समीकरण द्विघात नहीं हो जाएगा, एक घात वाला हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात?
ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट क्या बनेगा। तो अगला पॉइंट कई बार ऐसा भी बनेगा कि डायरेक्ट आपसे डी का मान पूछ लेगा। अब बोलोगे सर डी क्या है। द्विघात समीकरण आपको कोई भी दे दिया, जैसे मान लो मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है। बोलेगा इसमें इसके डी का मान निकालो। अब डी क्या है, तो डी का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में क्या होता है, विविक्चर। विविक्चर कहो या विवेचक भी कई बार इसको कहते हैं। तो वो मान आपको निकालने के लिए दे देगा, कोई भी द्विघात समीकरण बना देगा, बोलेगा इसका विवेचक निकाले या विविक्चर निकाले। ठीक है, तो वैसे केस में अपन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं सर, बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। ठीक है, कि कभी भी आपको विविक्चर निकालने की बात कहे या विवेचक निकालने की बात कहे, डी का मान निकालने की बात कहे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। बी क्या होगा, तो एक्स के साथ जो गुना में होगा वो बी होगा। ए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होगा वो ए होगा। और सी अकेला होता है, झुंड में नहीं होता। तो ये फॉर्मूला लगा के आप उस द्विघात समीकरण का विवेचक निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन और स्टैंडर्ड के बन जाएंगे। कैसे, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको मूलों की प्रकृति पहचाननी पड़ेगी, मूलों का नेचर पहचानना पड़ेगा। मूलों का क्या पहचानना पड़ेगा, नेचर। या मैं इसको अलग पॉइंट में ही ले लेता हूं, या हटाता हूं, अलग पॉइंट में अगले स्लाइड में ले लेता हूं। कि कई बार ऐसा होगा भाई मेरे कि आपसे कहेगा कि मूलों की प्रकृति बताए। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताएं। इंग्लिश में कहे तो आपसे कहेगा रूट्स का नेचर बताएं, कि जो द्विघात समीकरण है उसके जो दो मूल आएंगे उसका नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा। ठीक है, तो उसके लिए 4 चीजें होती हैं। कल की क्लास में मैंने 3 चीजें बताई थी, उसमें एक चीज और ऐड ऑन कर लेंगे। ये 4 बातें आप ध्यान में रखोगे, इसी से क्वेश्चन पेपर में बनेगा। सबसे पहली बात, कभी भी मूलों की प्रकृति बताने की बात की जाए तो आपको विवेचक निकालना होता है, विविक्तर निकालना होता है। कहने का मतलब डी का मान निकालना होता है। और डी का मान निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि सर बी स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 4ac कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है, बोलोगे जी सर। अब सबसे पहली बात सुनना मेरी बात को गौर से। अगर आपने डी का मान निकाला और डी का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने का मतलब कि वैल्यू प्लस में आएगा। मैं कहूं कोई मान ऐसा है जो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने का मतलब प्लस में आएगा। +1 +2 +3 +4 +5 कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी प्लस में हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वैल्यू आपको प्लस में मिल जाए, डी का मान आपने निकाला, मान लो प्लस का 225 आ गया, मान लो प्लस का 125 आ गया, मान लो प्लस का 8 आ गया, मान लो प्लस का 7 आ गया, इसका मतलब क्या है कि डी का मान 0 से बड़ा है। ठीक है भाई, तो ऐसे केस में जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो ध्यान देना 2 बातें होंगी। एक तो वास्तविक तो होगा ही होगा, ये बात ध्यान देना, वास्तविक तो होगा ही होगा। ध्यान देना कि वास्तविक तो होगा ही होगा, वास्तविक तो होगा ही होगा। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है। साथ साथ में असमान मान देगा। असमान मान का मतलब आप समझते हैं, असमान मान देगा। असमान मान का मतलब जो मूल मेरे 2 मूल आएंगे ना, किसी भी द्विघात समीकरण को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 मूल आएंगे, वो दोनों मान अलग अलग होंगे। जैसे मान लो एक मान 2 हुआ तो दूसरा मान 3 हो गया, अलग अलग है ना। एक मान प्लस का 1 हुआ, दूसरा मान माइनस का 1 हो गया, अलग अलग है ना। अलग अलग का मतलब कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आना चाहिए। तो कभी भी डी का मान 0 से बड़ा हो, कहने का मतलब प्लस में हो, तो मूल कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा उसका स्वभाव होगा, तो एक तो वास्तविक होगा और एक्स के जो 2 मान आएंगे वो दोनों असमान मान होंगे, कहने का मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, अब यहां से 2 बातें आती है कि हो सकता है कि ये जो डी का मान आए ना, सुनना मेरी बात को गौर से, ये जो डी का मान आए ना, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ये जो डी का मान आए ना, तो ऐसा हो सकता है कि मान ऐसा आ जाए जो कि पूर्ण वर्ग हो, जो कि क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। जैसे मान लो डी का मान 225 आ गया, तो 225 का तो पूरा पूरा आप वर्गमूल निकाल सकते हो ना भाई, 15 होगा, तो आपने कहा ये पूर्ण वर्ग हो गया। जैसे मान लो डी का मान 36 आ गया, अच्छा सर 36 का पूरा पूरा वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि डी का मान पूर्ण वर्ग हो तो ऐसे केस में सुनना, जो हमारे मूल होंगे ना वह परिमेय होंगे। परिमेय का मतलब रेशनल होगा,
ठीक है, जो हमारे मूल होंगे वह क्या होंगे, परिमेय होंगे। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरा केस ऐसा होगा कि भैया डी का मान जो आया वो पूर्ण वर्ग नहीं है। वो पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है। जैसे मान लो डी का मान 125 आया प्लस का, तो क्या 125 का पूरा पूरा वर्गमूल आप निकाल पाओगे, नहीं। तो सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो डी का मान आएगा ना, जो मेरे मूल आएंगे ना, वह अपरिमेय संख्या आएंगे। क्या आएंगे सर, अपरिमेय संख्या आएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये दो बातें आपको समझनी थी कि अगर डी का मान प्लस में आया तो उसमें दो केस याद रखना है कि जो वैल्यू प्लस में आया है उसका वर्गमूल अगर निकल जाए तो जो x का मान होगा वह परिमेय संख्या होगा, और जो वैल्यू मेरे पास आया है प्लस में उसका वर्गमूल ना निकले, कहने का मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो वैल्यू आएगा x का, कहने का मतलब जो मेरे दोनों मूल आएंगे वह क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। क्या ये बात इतनी सी आप समझ गए? बोलोगे जी सर। चलिए भैया दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर बी पे। ऐसा होगा कि d का मान प्लस में ना आकर d का मान 0 आ जाए। आपके पास कोई द्विघात समीकरण दिया है, आपने d का मान निकाला, विवेचक निकाला, विविक्तर निकाला, फॉर्मूला आपको पता है b² - 4ac। जैसे वैल्यू पुट किया तो आपको पता चला कि सर d का मान 0 है। अगर d का मान 0 है तो ऐसे केस में क्या होगा, तो सुनना, वास्तविक तो होगा ही होगा, जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो दोनों मूल होंगे वह समान होगा। दोनों मूल कैसा होगा, समान होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं असमान होगा। ये क्या होगा, असमान होगा। और यहां जो दोनों मूल होंगे वो समान होंगे। कहने का मतलब अल्फा का मान 2 आया तो बीटा का मान भी 2 ही आएगा, अल्फा का मान -2 आया तो बीटा का मान भी -2 आएगा। किस केस में, जब डी का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। और साथ साथ में ये परिमेय संख्या होंगे, साथ साथ में ये परिमेय संख्या होंगे। जो मूल होंगे वह रेशनल नंबर होंगे। आप जानते हो रेशनल नंबर क्या होता है, पीवाईक्यू के फॉर्म में। और हालांकि सब कुछ पढ़ा दिया आपको नंबर सिस्टम में। जो पीवाईक्यू के फॉर्म में होगा वो रेशनल होगा, जिसको पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होगा, इरेशनल होगा, अपरिमेय होगा। तो क्लियर है ये बातें, ठीक है। सर तीसरा केस ये क्या बनेगा कि ऐसा हो जाए कि डी का मान 0 से कम हो जाए। तो सर 0 से कम होने का मतलब माइनस में जाएगा। अपन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर स्केल जानते हैं, ठीक है, जिसमें अपन बोलते हैं 0 हुआ, 0 के राइट साइड सारे वैल्यू प्लस में, लेफ्ट साइड सारे वैल्यू माइनस में। यही तो नंबर स्केल पे हम देखते हैं। तो अगर 0 से कम होना मतलब वैल्यू किस में जाना, माइनस में जाना। अगर वैल्यू माइनस में आ गया, मान लो डी का मान मैंने निकाला -25 आ गया, तो जैसे ही माइनस में आया तो आप क्या कहोगे कि सर अब जो वैल्यू मिलेगा ना वह कैसा मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा। कैसा मिलेगा सर, काल्पनिक मिलेगा। ठीक है, जो मूल होंगे हमारे वह कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप? तो ये तीन बातें ध्यान रखना। मूलों की प्रकृति के रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछेगा तो पहली बात, वैल्यू अगर डी का प्लस में आए तो दो केस होंगे। अगर संख्या ऐसा आया जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो भैया जो x का मान होगा वह परिमेय होगा। और अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो अपरिमेय मूल होंगे। ठीक है, मूल तो वास्तविक ही होगा और दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये तीनों बात ध्यान रखना कि वे मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। लेकिन दो केस, पूर्ण वर्ग संख्या निकली तो अपने पास जो x का मान आएगा, मूल आएगा, वह परिमेय संख्या आएगा। नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या आएगा। d का वैल्यू 0 हो गया तो वास्तविक होगा, इसके दोनों मूल समान होंगे और जो नंबर हमारे पास मिलेगा वो परिमेय संख्या मिलेगा। d का मान अगर 0 से कम हो गया, माइनस में हो गया, तो काल्पनिक मान मिलेगा, इमेजिनरी मान नहीं मिलेगा। कहने का मतलब वास्तविक मान नहीं मिलेगा। वास्तविक मान नहीं मिलने का मतलब क्या मिलेगा, काल्पनिक। क्योंकि जब नंबर सिस्टम अपने पढ़ा था तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था सम्मिश्र संख्या से कि भैया एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। तो वास्तविक से की चीजों को ही हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, काल्पनिक को हम क्या करते हैं, बस आयोटा से बता के इंड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों बातें पता होनी चाहिए और ए में ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये सारे पॉइंट आप अपने दिमाग में रख लेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें क्या हो, आसानी हो।
चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर अपने पास पहला है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल कह रहा है सॉल्व करिए, हल करिए, तो मतलब एक्स का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो समीकरण दिया है, ये तो समीकरण तो है, हम सब जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि समीकरण का सिंपल सा मतलब ही होता है दो बहुपद को बराबर कर दो तो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो आपने कहा एक बहुपद ये है, एक जीरो बहुपद, जीरो भी एक बहुपद ही है, ये सब भी पढ़ा रखा है, बराबर कर दिया तो सर ये समीकरण बन गया। सर ये समीकरण तो है, लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप क्या कहोगे, जी सर है। कैसे, तो यहां चर राशि क्या यूज किया गया, x, और x के ऊपर मैं मैक्सिमम घात इस पूरे समीकरण में कितना देख पा रहा हूं, 2, तो सर ये एक द्विघात समीकरण तो है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो हमें पता चल गया। पहचानने का तरीका यही होता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक श्रीधराचार्य सूत्र। तो दोनों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि की बात करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट की अपन बात करेंगे। मेथड किसकी बात करेंगे, फर्स्ट की। फर्स्ट मेथड से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करना होता है, ध्यान देना। 3x² है प्लस क्या है 2x है बराबर क्या है 0 है। सबसे पहले देखो इनमें से कुछ कॉमन निकलने वाला है। कॉमन का मतलब जो दोनों में दिखाई दे। तो मैंने कहा सर दोनों में x दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा भैया इसको बाहर निकाल लो। तो जैसे ही x को बाहर निकालोगे तो यहां क्या बचेगा 3x और यहां क्या बचेगा 2। ये वाली बात क्लियर है, क्योंकि जब मैंने आपको गुणनखंड पढ़ाया था बहुपद के तो उसमें भी समझाया था कि गुणनखंड जब बहुपद के पढ़ रहे थे तो कैसे फैक्टर करना होता है, गुणनखंड करना होता है। ठीक है, तो आपने कहा सर x मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर ब्रैकेट में बचा 3x + 2। अब इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर मेरे पास दो मान दिखे, एक तो मुझे वैल्यू क्या दिखा x दिखा, और दूसरा वैल्यू मुझे क्या दिखा 3x + 2 दिखा, और कह रहा है इन दोनों का गुना 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि x को एक बार 0 के बराबर करेंगे, मतलब क्या है x को एक बार 0 के बराबर करेंगे, और दूसरा वैल्यू क्या है सर 3x + 2, इसको भी एक बार 0 के बराबर करेंगे। तो एक वैल्यू तो मेरे पास निकल कर आ गया x = 0, और दूसरा वैल्यू जब मैं 3x + 2 को 0 के बराबर करूंगा तो यहां से x का मान क्या निकलेगा, तो मैं कहूंगा सर ये 3x का 3x रहने दीजिए, ये प्लस का 2 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 होगा। तो आपने कहा 0 - 2, 0 - 2 का मतलब -2 ही होता है। इतनी बेसिक सी बात तो आप जानते होंगे। ठीक है भैया, अब यहां से अगर मैंने x का मान निकाला तो x का मान क्या होगा, तो आपने कहा -2 ऊपर और 3 गुना में है तो नीचे किस में आएगा, भाग में। तो मेरे पास x के दो मान निकल कर आए, और आने भी चाहिए थे। क्यों आने चाहिए थे, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर द्विघात समीकरण है तो दो मान फिक्स आएंगे ही आएंगे। तो आपने कहा सर x के एक मान तो मेरे पास क्या आया सर 0, और x का एक मान मेरे पास क्या आया -2/3। तो आपने कहा कि सर इनके जो दोनों मूल है ना, एक अल्फा और एक बीटा माने, तो एक मूल तो 0 आया और एक मूल क्या आया -2/3 आया। तो ये तो अपन ने गुणनखंड विधि से किया। अभी आसान था, यह आसान इसलिए हो गया क्योंकि आप गौर से देख रहे हो यहाँ a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान 0 है, क्योंकि c का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। बता तो रखा है ना कि x² के बगल वाला a, x के बगल वाला b और c अकेला आएगा, तो c का मान यहाँ पे है नहीं, सिर्फ a और b का मान ही अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इस गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे मेथड पे चले। ये मेथड नंबर अपना फर्स्ट था। अगर अपन दूसरे मेथड पे चले, इसको देख लो एक बार। अगर अपन दूसरे मेथड पे चले तो दूसरा मेथड अपना लग जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र। 2-3 में क्वेश्चन में मैं दोनों ही तरीका लगाकर बताऊंगा, ध्यान देना। अब दूसरा मेथड क्या होता है, सर श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करें। 3-4 क्वेश्चन मान लो, इसमें दोनों ही तरीका मैं बताते चलूंगा, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो सही लगेगा वही तरीका अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, कि ओवरऑल क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। अच्छा, हमारे पास द्विघात समीकरण क्या अवेलेबल था सर, 3x² + 2 = 0। यही तो क्वेश्चन था, 2x भी था ना। हाँ, क्वेश्चन अपने पास क्या था सर, 3x² + 2x = क्या 0। ठीक है, तो सर श्रीधराचार्य सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए सबसे पहले ABC का मान लिखना होता है। तो मैं आपसे पूछूं सर a का मान क्या होगा, तो आपने कहा x² के बगल में 3 है तो a का मान 3,
मैंने कहा सर b का मान क्या होगा, तो आपने कहा x के बगल में 2 है तो 2, और मैंने पूछा c का मान क्या होगा, तो c यहाँ अवेलेबल नहीं है तो c का मान क्या होगा 0। तो सर इस abc का मान निकाल लिया। अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं कि दोनों मूल अल्फा और बीटा अगर मुझे निकालने हैं तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, और बटा क्या लिखोगे भैया मेरे 2 गुना a। अब एक एक करके फॉर्मूले में वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। सर b का मान क्या है, प्लस का 2 है, तो b में पहले से माइनस है, यहां 2 लिख दिया, प्लस और माइनस लिख दिया, ठीक है भैया। b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करा, -4 गुना a का मान कितना है सर 3 है, सर c का मान कितना है सर 0 है तो 0 लिखो, बटा 2 गुना a का मान कितना है भाई मेरे 3 है। फॉर्मूले से में हमने बैठाया एबीसी का मान, अब इनको सॉल्व करना है। चलिए बताइए, -2 प्लस माइनस इनको सॉल्व करो, तो बताओ मेरे भाई ये 2 का वर्ग करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 4 में 3 का गुना करूंगा तो 12 होगा, लेकिन 12 में 0 का गुना करूंगा तो 0 ही तो आएगा। और सोच के देखो, 4 में से 0 घटाऊंगा तो 4 ही तो बचेगा। तो मैंने सिंपल कहा कि जी सर इनको जब मैंने सॉल्व किया ना तो ये पूरा वैल्यू तो 0 हो गया, और 0 को इसमें से घटाऊंगा तो यही मान यहां बचेगा, ठीक है। और बटा मेरे पास क्या आया, 3 दूनी 6। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, एक स्टेप और जाना है। ये माइनस का 2 हुआ, प्लस माइनस हुआ, 4 का वर्गमूल आसानी से हम बता सकते हैं 2, और बटा कितना 6। अब क्या करना है, तो सर यहां से 2 वैल्यू निकल कर आएगा, एक ये और एक ये। कैसे, तो एक बार तो मैंने कहा -2 प्लस 2 और बटा क्या 6, और एक बार कहा मैंने -2 और 6, -2 और 6। ये जो प्लस माइनस था ना, तो एक बार इनको जोड़ लिया और एक बार इनको घटा लिया, बटा 6 करा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर प्लस का 2 है माइनस का 2 है तो घट के क्या आएगा 0, और 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो रिजल्ट तो 0 ही मिलेगा। बोलोगे जी सर। अब यहां बताओ सर, माइनस का 2 माइनस का 4 होगा। बोलोगे जी सर, माइनस का 4 होगा, और बटे में कितना है 6 है। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटूंगा तो -2, और 2 से काटूंगा तो 3। तो अभी भी मेरे पास अल्फा और बीटा, कहने का मतलब जो द्विघात समीकरण हमारे पास था उनके मूल वही आए, 0 और माइनस क्या आए, तो एक आया 0 और एक आया -2/3। तो यहां से भी अपना आंसर वही रहा, श्रीधराचार्य सूत्र लगाया तो भी वही रहा, और नहीं लगाया तो भी वही रहा। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला देखो, ये दूसरा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को फैक्टर विधि से ही कर लो, क्योंकि यहां पहले से फैक्टर करके दिया है, ये पहले से फैक्टर करके दिया है। देखो 2x - 3 है गुना 3x + 5 है और बराबर 0 है। मतलब ये पहले से गुणनखंड के रूप में दिया है, तो यहां पे श्रीधराचार्य सूत्र लगाकर टाइम खराब नहीं करेंगे या इसका गुणनखंड करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि पहले से गुणनखंड करके दिया है। तो हम सिंपल देखेंगे कि एक वैल्यू मेरे पास 2x - 3 है और दूसरा वैल्यू 3x + 5 है, दोनों का गुना 0 के बराबर है। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, किसको, 2x - 3 को 0 के बराबर किया। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं 2x का मान लिखना चाहूं तो बराबर में +3 होगा। बोलोगे जी सर ये -3 है, इधर +3 होगा, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। तो यहां से x का मान मेरे पास क्या आया साहब, 3/2 आया। ठीक है। दूसरा, एक बार मैं किसको 0 के बराबर करूंगा, तो 3x + 5 को 0 के बराबर करूंगा। तो मैं यहां से आपसे पूछूं 3x का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर -5 होगा। तो मैं पूछूं x का मान क्या होगा, तो आप कहोगे -5/3 होगा। तो मेरे पास जो दो मूल निकले अल्फा और बीटा, वह क्या क्या निकले, तो आपने कहा सर एक वैल्यू 3/2 निकला और दूसरा वैल्यू 5/3 निकला, और यही अपना क्या होगा इसका आंसर। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसको श्रीधराचार्य सूत्र से बताओ, तो बता सकते हैं, लेकिन तुम बेवकूफ हो। जब क्वेश्चन पहले से गुणनखंड रूप में दिया है तो टाइम क्यों खराब करना। अब बताने के लिए क्या करना होता श्रीधराचार्य सूत्र से, तो इन दोनों को गुना करना होता। गुना करने का तरीका आपको बहुपद के गुणनखंड में पढ़ाया है, कैसे करते।
सर इस 2x से 3x में गुना करते और 5 में गुना करते लिखते हैं। फिर ये -3 से 3x में गुना करते 5 में गुना करते लिखते हैं। सबको सॉल्व करते तो द्विघात समीकरण का रूप ले लेता, जिसमें एक्स स्क्वायर के बगल वाला मान a होता, x के बगल वाला मान b होता और जो अकेले होता वो c होता। a b c का मान लिखते और फॉर्मूला आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर इस फॉर्मूले पे बैठा देते, काम अपना बन जाता। क्लियर है? तो ध्यान देना, अगर पहले से गुणनखंड रूप में है तो क्यों ज्यादा दिमाग लगाना, डायरेक्ट वैल्यू आप क्या करो, लिखो और आंसर को बताओ। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो सब द्विघात समीकरण में एग्जैक्ट लिखे हुए दिखेंगे। अभी तक एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं था, ये था तो द्विघात समीकरण लेकिन इसका गुणनखंड करके दे दिया था, ये था तो द्विघात समीकरण लेकिन यहां c का मान 0 दे दिया था। ठीक है भाई मेरे, अब यहां से जो तीसरे नंबर क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, यहां एग्जैक्ट रूप दिखेगा। जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब सारे क्वेश्चन आपको इस रूप में दिखेंगे और आपको यहां पे इनके मूल्य निकालने होंगे, या तो फैक्टर मेथड से या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो फॉर्मूले वाले चीज तो आप जल्दी समझ जाओगे, मेन आपको गुणनखंड विधि पे कॉन्सेप्ट बैठाना है और दिमाग को फास्ट करना है कि कैसे इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाए ताकि आंसर फटाफट अपन बता पाए। चलिए, अब मेरे पास ये एक समीकरण है और हम देख के बता सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। बोलो हाँ या ना। गधा भी बता देगा देख के कि भैया ये द्विघात समीकरण है। कैसे? तो जो चर राशि है उसका मैक्सिमम घात क्या है, 2 है। ठीक है सर, द्विघात समीकरण है। अब मैं आपसे इसमें पूछूं कि सर a का मान क्या होगा, तो आप फटक से बता दोगे सर a का मान 2 होगा। बोलोगे कैसे? तो एक्स स्क्वायर के बगल वाला मान। मैं पूछूं सर b का मान क्या होगा, अब तुरंत बोलोगे सर माइनस करना होगा। बोलोगे जी सर ठीक है। मैं पूछूं c का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर प्लस का 10 होगा। बताओ इसको बताने में कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने लिखा क्यों, आपके लिए लिखा, एक आध दो क्वेश्चन का ये लिखना भी बंद करेंगे। अब अपन पहले मेथड से चले, मेथड नंबर फर्स्ट से, और अपने को इसका मूल निकालना हो इस द्विघात समीकरण का, तो कैसे निकालते हैं इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो देखना, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि c को a से गुना करना होता है। सुना मेरी बात को, कि सबसे पहला स्टेप होता है c और a का गुना कर लो। अब बोलोगे c कहां है, तो c 10 है और a क्या है, 2 है। तो आपने कहा सर 10 में 2 का गुना कर लिया, सर c गुना a 20 आया। अब इसी b को इस तरीके से तोड़ना होता है, सुनना बात को गौर से। इसी 20 को, ये जो c गुना a का मान आया है ना, इसको इस तरीके से तोड़ना होता है कि गुना करने पे तो यही 20 मिल जाए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर b का वैल्यू मिले, और b का वैल्यू क्या है, -9 है। मतलब जोड़ने और घटाने पर मुझे -9 मिले। सुनना मेरी बात को अच्छे से, जोड़ने और घटाने पर b का वैल्यू मिले, और इस क्वेश्चन में b का वैल्यू -9 है, और गुना करने पर 20 मिले। इस 20 को इस तरीके से तोड़ना होता है। तो आपने कहा सर मैं 20 को लिख सकता हूं 5 गुना 4। अब बोलोगे सर आप तो सोच पा रहे हो, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है। आप क्या करते, तो आप यही तो सोचते कि सर मैं 20 को लिख सकता हूं 2 गुना 10। ठीक है भैया, 2 गुना 10 20 आ जाएगा, लेकिन 10 और 2 को जोड़ या घटाकर, जोड़ना और घटाना है, जोड़ या घटाकर कभी भी b का मान -9 ला सकते थे? नहीं। तो सर 2 गुना 10 तो ले ही नहीं पाते। समझ गए मेरी बात को, ये वाला वैल्यू हम ले ही नहीं पाते। मान लो किसी के दिमाग में चलता सर 1 गुना 20 ले ले, तो सर 1 में 20 का गुना करके 20 तो ला सकते थे, लेकिन 1 और 20 को जोड़कर या घटाकर कभी भी -9 ला सकते थे? नहीं सर, नहीं ला सकते थे। ठीक है मेरी बात, समझ रहे हो? तब उसके बाद मैंने सोचा एक वैल्यू 5 ले लूं, एक वैल्यू 4 ले लूं, 4 5 या 5 4 बात बराबर है। ठीक है, मैंने कहा एक वैल्यू 4 ले लिया, एक वैल्यू 5 ले लिया, 5 चौका 20 बन रहा है, और 5 और 4 को जोड़कर या घटाकर मैं 9 ला सकता हूं माइनस का। बोलूंगा जी सर ला सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले c और a का गुना करके वैल्यू लिखना है। 20 आया, ये भी देखना प्लस का या माइनस का, प्लस का आया। तो अब क्या करना होता है, उस c गुना a के मान को इस तरीके से तोड़ना होता है कि गुना करने पे तो यही वैल्यू आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर जो b का मान होगा उस समीकरण में वो आना चाहिए। b का मान -9 है तो -9 आना चाहिए। अब मैंने कहा 20 को मैंने 5 गुना 4 लिख दिया, 5 चौका 20 आ जाएगा।
ठीक है, प्लस का भी आ जाएगा। लेकिन मैं प्लस का 5 और प्लस का 4 लूंगा तो 9 तो आएगा, लेकिन प्लस का आएगा। लेकिन भैया यहां तो बी का मान माइनस का 9 है, तो मैं ऐसे सोच लूं कि ये माइनस का 5 ले लूं, ये माइनस का 4 ले लूं, -5 में -4 गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, और प्लस का भी आ जाएगा, माइनस माइनस का गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा। -4 और -5 जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -9 भी आ जाएगा। बोलोगे जी सर, तो हो गया, बस अब आपका आंसर निकल गया। इतना सा दिमाग आप लगा लो, आंसर निकल गया। सर एक वैल्यू -5 आया और एक वैल्यू -4 आया, ये बात दिमाग में आ गया, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप और करना है, जो भी ए का मान दिया है क्वेश्चन में ए का मान क्या है, 2 है, उससे इसमें भाग लगाना है। उससे इसमें क्या करना है, भाग लगाना है। उससे इसमें क्या करना है, भाग लगाना है। ए के मान से भाग लगा दिया। सर एक वैल्यू -5/2 और एक वैल्यू -2 आया। ठीक है भाई, यहां तक कर लोगे। सबसे पहले ये गुणनखंड करो, ये जो सी गुना ए करो, जो भी वैल्यू आएगा उसको इस तरीके से तोड़ो कि गुना करने पे यही, जोड़ने घटाने पर बी का जो मान होगा उसके बराबर आ जाए। उसके बाद ये जो मान आएंगे उसमें आप क्या करो, ए के मान से भाग लगाओ। ए का मान हमारे पास 2 है तो 2 का भाग दोनों जगह लगा दिया, -5/2 और 2 आया। अब कुछ नहीं करना, जस्ट चिन्ह बदल देना है। फाइनल आंसर के लिए चिन्ह बदल देना, जो प्लस में उसको माइनस में, जो माइनस है उसको प्लस में। ये माइनस का 5/2 है तो आंसर आएगा प्लस का 5/2, और ये माइनस का 2 है तो आंसर आएगा प्लस का 2। ये आपके दोनों मूल आ गए, अल्फा और बीटा, और यही क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, यही क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड पे फोकस बनाओ। ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए इतनी चीजें हैं, नहीं समझाना होता तो डायरेक्ट जब करने बैठोगे एक बार समझने के बाद तो डायरेक्ट करते। सी का मान, ए का मान 20 के 2 गुणनखंड इस तरीके, 20 के फैक्टर इस तरीके से करते कि जोड़ने घटाने पर -9 आ जाए और गुना करने पर 20 आ जाए। तो डायरेक्ट लिखते 5 चौका 20, -5 -4। ए का मान 2 था, 2 का भाग लगाते और जो भी वैल्यू आता उसके चिन्ह को उल्टा कर देते। चिन्ह माइनस में 5/2 था तो आंसर प्लस में 5/2 होगा। यहाँ चिन्ह माइनस का 2 था तो आंसर प्लस का 2 होगा। फाइनल आंसर आया 5/2 और 2। एक बार देख लो पूरी क्लास। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो इसी मेथड से भी और क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र में कुछ नहीं है, एबीसी का मान पता चला, फॉर्मूले में पुट करोगे आंसर आएगा। ठीक है, अभी इसी मेथड पे और क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे अगले को देखो, चौथे नंबर को। ठीक है भैया, हमारे पास ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, मैं पूछूं सर ए का मान क्या है, तो प्लस का 15 है। बी का मान क्या है, तो सर एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, और माइनस है तो माइनस का। और सी का मान क्या है सर, 28 है, लेकिन माइनस का। माइनस प्लस का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अपना मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है, और इसी तरीके से अपने को दिमाग में चीजें लेकर चलनी है। सबसे पहले सी गुना ए करना होता है। सी का मान 15 है, ए का मान माइनस का क्या है, 28 है। इसको मैं गुना करूंगा तो देखो, 15 में मैं 20 का गुना करूंगा तो 15 दूना 30 और 1 0 300, और 15 का 8 गुना करूंगा, 15 8 120 होता है। बोलोगे जी सर, ठीक है, तो 300 और 120 कितना होगा, 420, और माइनस का है तो ये माइनस का आएगा। अब मुझे इसको इस तरीके से तोड़ना होगा कि गुना करने पे तो माइनस का 420 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आए। क्यों माइनस का 1 आए, क्योंकि बी का मान -1 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं ऐसे सोच सकता हूं कि एक वैल्यू 21 ले लूं, एक वैल्यू में 20 ले लूं। अब बताओ भाई मेरे, इनको अगर मैं गुना करता हूं तो 21 का 2 गुना 42 और एक 0 बैठा दोगे। 420 भी हटा देते, जब बड़ा नंबर आ जाए ना, 0 आए तो 0 को हटा दो, बस 42 को देखो कि 42 को किस तरीके से तोड़ सकते हो। 21 गुना 2, 21 गुना 42, एक 0 यहां बैठा के देखो। ठीक है, तो आपने कहा 21 में 20 का गुना करूंगा तो 420 आ जाएगा। ठीक है सर, 420 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 420 लगाना है। तो आप कहोगे सर माइनस किसी एक में ले लीजिए, तो मान लो आपने इसमें माइनस का एक माइनस ले लिया कि एक वैल्यू -20 लिया, एक वैल्यू 21 लिया। अब गुना करने पे 420 आ जाएगा माइनस का, लेकिन जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो 21 - 20 बराबर क्या होगा, प्लस का 1। जबकि लाना किसका है, माइनस का 1। इसका मतलब साफ साफ है कि सर माइनस यहां नहीं लेना है, माइनस यहां लेना है। ठीक है भाई मेरे,
अब देखो -21 प्लस का 20 गुना करे -420, और इन दोनों को जब सॉल्व करे तो माइनस का 1। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब ए का मान क्या है सर? 15 है, तो 15 का भाग लगाइए यहां भी, और 15 का भाग लगाइए यहां भी। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो वैसे ही छोड़ दो। कट रहा है मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। देखिए सर, 3 का पहाड़ा पढ़े 7 बार और 3 का पहाड़ा पढ़े 5 बार। ठीक है, ये भी कट रहा है, 5 का पहाड़ा 4 बार और 5 का पहाड़ा 3 बार। तो मैंने कहा एक वैल्यू माइनस का 7/5 है और दूसरा वैल्यू प्लस का 4/3 है। लेकिन फाइनल आंसर के लिए क्या करना है? चिन्ह को जस्ट बदल देना है। माइनस है तो प्लस में, तो माइनस का 7/5 क्या बदलेगा? प्लस का 7/5, और प्लस है तो माइनस में, तो 4/3 प्लस का था तो माइनस में आएगा। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आएगा सर? 7/5 प्लस का और -4/3, 4/3 माइनस का। ये दो इनके मूल होंगे, एक्स के मान कहो, इनके मूल कहो, इनके शून्यांक कहो, अल्फा और बीटा के मान कहो, सब बात क्या है? बराबर है। क्या ये बात क्लियर है? ध्यान देना हमेशा, इसको लिखने के बाद ए का भाग लगाना ना भूले, और उसके बाद चिन्ह को पलटना मत भूले। माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे। ये माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। बस इतना सा आपको क्या करना है? ध्यान देना है। अभी पूरा मेथड सीखो, अभी आगे और जब क्वेश्चन चलूंगा ना, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करूंगा, और भी फास्ट कर दूंगा मेथड को। क्योंकि देखो 4 ही चिन्ह होते हैं, या तो क्वेश्चन में दोनों जगह प्लस मिलेगा, या क्वेश्चन में एक जगह प्लस एक जगह माइनस, या एक जगह माइनस एक जगह प्लस, या दोनों जगह माइनस। इस चिन्ह के मान को ही याद कर लेंगे, डायरेक्ट बता देंगे कि जो आंसर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा। लेकिन ये सब करवाऊंगा अभी धीरे धीरे, अभी परेशान मत हो। अभी तो पहले पूरा मेथड सीख लो, और इसी को फिर एक लाइन में भी कंक्लूड कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ये चीजें? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और ये दोनों ही क्वेश्चन हैं, अपन यही करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्यों लिए हैं? इसलिए लिए हैं कि आपको मेथड नंबर फर्स्ट गुणनखंड विधि समझा पाऊं। अब डायरेक्ट लिखेंगे अपन, ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहां से यहां तक है, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? बोलोगे जी सर। सर यहां जितने भी चर हैं, चर क्या है? पी है, पी का मैक्सिमम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण है। अब भैया इसको क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे, p² प्लस 24, और इधर प्लस का 10 है तो बराबर के इस साइड आएगा, तो माइनस का 10p बराबर 0। ये दोनों बातें सेम ही तो है। बोलोगे जी सर। अब मुझे बताओ, अपने वाले तरीके में क्या होता है? c गुना a करना होता है, ठीक है। अब c गुना a लिखने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पता है c क्या होता है, a क्या होता है। तो सर a तो क्या होगा? जो p² के बगल में होगा। p² के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो a तो 1 होगा। c क्या होगा? जो अकेले आता है, जो कि क्या है? 24 है, तो 1 में 24 का गुना करूंगा तो 24 आएगा। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पर तो 24 आ जाए प्लस का, लेकिन जोड़ने और घटाने पर b के मान के बराबर आए, और b का मान अपने पास क्या है सर? माइनस का 10 है। ये ध्यान रखना है। चलो अब इसको सॉल्व करो। अब लिख सकते हो इसको क्या क्या? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 गुना 24, 24 तो ले आओगे, लेकिन जोड़ घटाकर -10 ला पाओगे नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? सर 6 गुना 4 लिख सकते हो। देखो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 आने के साथ साथ 6 और 4 इनको जोड़कर 10 आ सकता है। बोलोगे जी सर 6 और 4 को जोड़कर 10 ला सकते हैं, लेकिन भैया 10 नहीं माइनस का 10 लाना है, तो मैं ये माइनस का 6 और माइनस का 4 ले लूं क्या? बोलो अब हाँ या ना। -6 -4 गुना करूंगा प्लस का 24, -6 -4 को नॉर्मल सॉल्व करूंगा -10। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करना है? a के मान से भाग लगाना है। a का मान क्या है सर? 1, 1 का भाग यहां भी लगाओ और 1 का भाग यहां भी लगाओ। भाग लगाने पर वही बनेगा -6 और -4। लेकिन फाइनल आंसर के लिए क्या करना होता है? चिन्ह बदलना होता है। माइनस को किस में बदल दोगे? प्लस में। माइनस को किस में बदल दोगे? प्लस में। तो सही आंसर क्या होगा? प्लस का 6 और प्लस का 4। प्लस का 6 और प्लस का 4। क्लियर है ये बातें? ध्यान देना इन सारी चीजों को। चलो अगले को देखो। यहां पे भी सबसे पहले c गुना a करना है, तो इसको पहले नॉर्मल रूप में लिख लो। सर 2
क्यू स्क्वायर प्लस 18 है, ये प्लस का 12 क्यू है तो इधर आएगा माइनस का 12 क्यू बराबर क्या बैठेगा 0। अब यहां एबीसी ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं आएगी ना, ए का मान 2 है, बी का मान -12 है और सी का मान 18 है। तो मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सी गुना ए करिए। सर सी का मान कितना है 18 है प्लस का, और ए का मान कितना है 2 है प्लस का, तो 18 दूना 36 आया। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पर तो ये प्लस का 36 आए, जोड़ने घटाने पर बी का मान कितना है -12, तो -12 आए। तो जरा सोच के देखो, बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। कोई एक गुना 36 बोलेगा, 36 तो आ जाएगा लेकिन जोड़ घटाकर 12 ला पाओगे नहीं। कोई बोलेगा सर 12 तिया 36 कर ले, 12 तिया 36 कर लोगे लेकिन जोड़ घटाकर 12 ला पाओगे नहीं। तो आप जरा सोचो, अगर मैं 6 गुना 6 ले लूं, 6 गुना 6 36 भी हो जाएगा, और जोड़ और घटा के 12 ला सकते हैं, 6 और 6 12। तो मैं ऐसा कह दूं कि माइनस का 6 और माइनस का 6 ले लेता हूं। सोचो कि -6 गुना किया प्लस का 36, हाँ या ना, और -6 जोड़ूंगा तो माइनस का 12। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी ए का मान है उसका भाग लगाना है। ए का मान हमारे पास क्या है सर 2 है, तो 2 का भाग लगाइए, यहां भी 2 का भाग लगाइए। आंसर में यहाँ -3 आएगा और यहाँ -3। और फाइनल आंसर के लिए क्या करना होता है, चिन्ह को बदलना होता है। ये -3 है तो +3 कर दो, ये -3 है तो +3 कर दो। तो फाइनल आंसर अपना क्या होगा, प्लस का 3 और प्लस का 3। अच्छा, ये दोनों मान समान आ गए, इसका मतलब क्या है, दोनों मूल इसके समान आए ना, एक वैल्यू 3 दूसरा वैल्यू भी 3, दोनों देखने में सेम है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ डी का वैल्यू क्या आया होगा 0, और डी का वैल्यू 0 आया होगा तो मूलों की प्रकृति में बताया था ना कि वास्तविक होता है, साथ साथ में क्या होता है, परिमेय होता है, और दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर वैल्यू सेम है मतलब डी का मान यहाँ कहीं ना कहीं 0 रहा होगा। जैसे यहाँ देखो वैल्यू अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है तो डी का मान 0 से तो बड़ा ही रहा होगा, बोलो हाँ या ना, प्लस में रहा होगा। ठीक है, और साथ साथ में ये परिमेय संख्या भी है, हाँ या ना, तो ये पूर्ण वर्ग भी रहा होगा डी का मान। ठीक है, क्लियर है ये बातें। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, जितने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फायदा। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां से शुरुआत है और ये अपना दूसरा क्वेश्चन रहा जो शुरुआत यहां से है। ये तो द्विघात समीकरण साफ साफ दिख रहा है, इसको लिख लो उस रूप में। कैसे लिखोगे सर, ये क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर, क्यू का क्यू रहने दो, ये प्लस का 2 इधर माइनस का 2 और बराबर क्या कर दो 0। अपना मेथड क्या कहता है, सी और ए को निकालकर गुना करो। सी और ए कहाँ है सर, क्यू स्क्वायर के बगल में जो वैल्यू होता है वो ए होता है, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा 1, और सी का वैल्यू क्या है सर -2, बोलो हाँ या ना। ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है -2, तो गुना करने पर यह क्या आया -2। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पर तो -2 आए, लेकिन जोड़ घटाने पर बी का मान जो कि कितना है प्लस का 1 आए, क्योंकि क्यू के बगल में भी कुछ नहीं है तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस है तो प्लस का आएगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं कैसे सोच सकता हूं, ये सबसे बड़ी बात है। सर मैं अगर ऐसे सोचूं, मैं ऐसे सोचूं कि -2, या फिर मैं ऐसे सोचूं, पहले माइनस माइनस क्यों सोचूं, मैं सोचूं 2 गुना 1 ले लूं, ये तो आप सोच सकते हो, आसान है ना कि 2 में 1 का गुना करे तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 2 लाना है। तो मैंने ऐसे सोचा कि किसी एक में माइनस लगा देते हैं, मान लो यहां माइनस लगा दिया, -2 गुना 1 किया, माइनस का 2 तो आ गया। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा -2 + 1, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 1, जबकि हमें क्या चाहिए प्लस का 1। इसका मतलब क्या है सर, माइनस यहां नहीं लगाना होगा, माइनस यहां लगाना होगा। भाई मेरे क्लियर हो रही है बातें, बोलोगे जी सर। अब बताओ, इसको इससे गुना करोगे -2 आएगा, इन दोनों को सरल करोगे प्लस का 1 आएगा। अब अगला स्टेप क्या है, ए के मान से भाग लगाना। ए के मान से भाग लगाना मत भूलना, ए का मान हमारे पास क्या है 1 है, यहां भी 1 का भाग, यहां भी 1 का भाग, तो फाइनल यहां रिजल्ट बना 2 और -1। फाइनल आंसर के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, प्लस का 2 है तो माइनस का लिखो, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 लिखो। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, -2 और +1, बात खत्म। -2 और +1, क्लियर है। अब ये पूरा मेथड समझो, ये जो 3 स्टेप है ना, इसको आगे चल के अभी जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा इसको और कम कर दूंगा, लेकिन अभी पूरा डिटेल समझो चीजें बदलती कैसे है। जैसे अगले को देखो, इसको भी अपन मेथड नंबर फर्स्ट गुणनखंड विधि से करेंगे।
सबसे पहला काम है सी में ए का गुना करना। तो सी कितना है सर यहाँ पे मेरे पास प्लस का 10, ए कितना है पी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो सर ये 10 आया प्लस का। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पर तो प्लस का 10 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर प्लस का 7 आए, क्योंकि बी का मान 7 है इस समीकरण में। बोलोगे जी सर। चलो सॉल्व करो। क्या ले ले सर, 5 गुना 2 ले ले, दिख रहा है मुझे साफ साफ, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 भी आ जाएगा। प्लस का 7 चाहिए, प्लस का 10 चाहिए, तो प्लस का 5 प्लस का 2 गुना किया तो प्लस का 10, हाँ या ना। प्लस का 5 प्लस का 2 जोड़ा तो प्लस का 7। इसका मतलब दो वैल्यू मेरे पास कौन कौन से होंगे, प्लस का 5 और प्लस का 2। अब ए के मान से भाग लगाना है, ए का मान 1 है तो 1 का भाग लगाओ, यहां 5 और यहां कितना 2। फाइनल आंसर में क्या करना है, चिन्ह बदलना है। ये प्लस का 5 है तो आंसर में माइनस का 5, ये प्लस का 2 है तो आंसर में माइनस का 2। फाइनल आंसर में चिन्ह बदलना ना भूलें। तो अपना इसका जो दोनों मूल होगा ना वो -5 और -2 होगा, -5 -2 और इसका -2 और +1। और देखो, और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो इसको सही सरल रूप में लिख लो, पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8p है इधर, माइनस का 8p बराबर 0 हो जाएगा, बन गया द्विघात समीकरण के रूप में। इसको भी सरल कर लो सर, ये 4q स्क्वायर प्लस 64 है, इधर 32 है प्लस का तो इधर आएगा माइनस का 32q बराबर 0। अब क्या करना है, c गुना ए। मेथड अपना क्या कहता है, c गुना ए। c का मान भैया 16, c अकेला आता है ना प्लस का, a का मान p स्क्वायर के साथ आता है जो कि क्या है 1 है, तो सर ये 16 आया। 16 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पर तो 16 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर जो b का मान होगा, b का मान मेरे पास यहां क्या है -8, तो -8 आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ ना भाई, 4 गुना 4 लिखे तो 4 चौका 16 आ जाएगा, 4 और 4 जोड़े तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बस माइनस सेट करना है कि ऐसा इसको इस तरीके से सेट कर ले कि ये -8 आ जाए, ये +16 आ जाए। तो बताओ अगर मैंने -4 और -4 ले लिया तो -4 में -4 का गुना करो, गुना करने पर प्लस का 16 आएगा, जी सर। -4 को सॉल्व करेंगे प्लस का 8 सॉरी माइनस का 8 आएगा, बोलोगे जी सर। अब बताओ ए का मान क्या है इस पूरे समीकरण में 1, तो 1 का भाग लगाओ। अभी मैं लगा रहा हूं लेकिन आपको लगाना नहीं है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं इसीलिए मैं 1 का भी भाग लगाकर बता रहा हूं। ठीक है, आपको नहीं लगाना पड़ेगा। 1 का भाग लगाओगे सर ये -4 ही रहेगा, ये -4 ही रहेगा। फाइनल आंसर क्या होता है, चिन्ह बदल देना होता है, -4 प्लस का 4, यहां -4 प्लस का 4, तो अपना आंसर क्या होगा 4 और 4। पहला मूल भी 4, दूसरा मूल भी 4, दोनों समान आ गया, मतलब डी का वैल्यू यहाँ 0 आया होगा। ठीक है, अगले को देखो क्या करना है सर, c गुना ए करना है। c का मान कितना दिख रहा है सर 64 दिख रहा है, a का मान कितना दिख रहा है सर 4 दिख रहा है। 64 में 4 का गुना करो, 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 25, 256 प्लस का आएगा ना। ठीक है, अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पे तो यही आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर b का मान क्या है 32 है, वो भी माइनस का, तो माइनस का आना चाहिए। तो बताओ ना 256 16 का वर्ग होता है, ये तो मुझे पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो पता करने की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब अभी तक आपने चीजों की शुरुआत सही तरीके से नहीं करी है। ठीक है, तो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब निकालना आना चाहिए। साथ में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक का वर्ग आपके दिमाग में और 1 से 30 तक का घन आपके दिमाग में। और हालांकि आपके सिलेबस में वैदिक गणित भी है, तो जो वैदिक गणित पढ़ोगे तो वहां पे भी 6 अंकों तक की संख्या का वर्ग, वर्गमूल की चर्चा हुई है। तो देखो पेपर में तो आंसर निकालना होता है, वैदिक गणित में सारी विधि तो मैं भी बताऊंगा, इसकी कोई टेंशन मत लो, लेकिन 50 तक का वर्ग और 30 तक का घन याद करो, इससे कैलकुलेशन भी आसान होगा और आपके क्वेश्चन में भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा। चलो 256 को मैं लिख सकता हूं 16 गुना 16, 16 में 16 का गुना किया 256। अच्छा 16 और 16 जोड़ के 32 ला सकते हैं, बोलोगे जी सर ला सकते हैं, 16 + 16 32। बस अब यहां माइनस शिफ्ट करना है, तो मैं ऐसा काम करता हूं, ये भी माइनस का लेता हूं, ये भी माइनस का, बताओ -16 गुना करूंगा तो प्लस का 256, -16 सॉल्व करूंगा माइनस का 32। ठीक है, अब ए का मान कहां है भाई, ए का मान 4 है, तो 4 का भाग लगाना ना भूलें।
सर 4 का भाग लगाने पर ये वैल्यू -4 और ये वैल्यू भी -4। फाइनल आंसर में क्या होता है? फाइनल आंसर में क्या होता है? चिन्ह बदलना होता है। माइनस प्लस में जाता है, प्लस माइनस में, दोनों माइनस में है तो इस दोनों को प्लस में लिख देंगे। फाइनल आंसर क्या होगा? 4 और 4। अच्छा, यहां पे भी दोनों मान सेम आए, जो दो मूल आए दोनों सेम आए, मतलब डी का मान क्या रहा होगा? 0। ठीक है, क्लियर है? चलो और देखो अगले क्वेश्चन को, 8वें को देखो, ये वाला देखो। चलो अपना मेथड क्या कहता है? सर सी में ए का गुना करिए। सी मुझे कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है, प्लस का 16 लीजिए। ए मुझे कहां दिख रहा है? पी स्क्वायर के बगल में, प्लस का 2 गुना करिए। सर कितना आया? 32। अब 32 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि गुना करने पर तो 32 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर बी का मान कितना है इस क्वेश्चन में? प्लस का 12। प्लस का 12 आए। तो बताओ बच्चे, 8 चौका 32 पढ़ा है क्या पहाड़े में? बोलोगे जी सर 8 चौका 32 पढ़ा है। और 8 और 4 12 भी आता होगा? बोलोगे जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, एक वैल्यू प्लस का 8 ले, दूसरा वैल्यू प्लस का 4 ले, गुना करेंगे प्लस का 32, और प्लस का 8 प्लस का 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 12 भी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब क्या करना है? ए के मान से भाग लगाना है। ए का मान क्या है? 2 है, 2 का भाग लगाओ। 2 का भाग लगाओ, कितना बनेगा? ये 2 से 4 बार और ये 2 से 2 बार। क्या ये आंसर होगा? नहीं, जो भी चिन्ह होगा उसको बदलना पड़ेगा। सर ये प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, तो फाइनल आंसर क्या होगा? +4 और -2। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले को देखो, इसको देखो। यहां पे भी सबसे पहले सी और ए का गुना करोगे। सर सी का मान कितना है? प्लस का 24 है। ए का मान कितना है? सर 2 है। सर गुना किया 48 आया। अब इस 48 का गुणनखंड ऐसे करेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो जो बी का मान हो, जो कि कितना है? प्लस का 14, वो आ जाए, और गुना करने पर क्या आ जाए? 48 आ जाए। पहाड़ा तो आता ही होगा। 12 तिया 36, 12 चौका 48, 8 छक 48। अरे बोलो हाँ या ना? 16 तिया 48, ये सब दिमाग में होगा तभी तो काम बनेगा। बोलोगे जी सर। तो क्या ले लिया जाए? तो मैं सोचता हूं एक वैल्यू 8 ले लूं, एक वैल्यू 6 ले लूं, कि 8 छक 48 और 8 6 14 भी होता है। बोलो सर तो आपने पहाड़ा क्यों पढ़ा 12 चौका 48? तो भैया 12 गुना 4 48 तो होता है, लेकिन 12 और 4 को जोड़ घटा के मैं 14 नहीं ला सकता। आप ला सकते हो तो लिख लेना। 16 गुना 3 भी 48 होता है, लेकिन 16 और 3 को जोड़ घटाकर मैं 14 नहीं ला सकता। लेकिन 8 गुना अगर 6 लूं तो 8 और 6 को जोड़ के या घटा के मैं 14 ला सकता हूं। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने कहा 8 गुना 6 48, अच्छी बात है। प्लस का चाहिए, प्लस का भी आ गया। अब जोड़ने पे प्लस का 14 चाहिए, तो जी सर 8 प्लस का 6 प्लस का जोड़ेंगे तो 14, मतलब एक वैल्यू 8 एक वैल्यू 6। अब ए का मान का भाग लगाओ। ए का मान कितना है? 2 है, तो 2 का भाग लगाना जरूरी है। 2 से कितनी बार? 4 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। क्या यही फाइनल आंसर है? नहीं, चिन्ह बदलना है। -4 और -3 आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। चिन्ह बदलते हैं, जो प्लस होता है उसको माइनस में बदल देते हैं, जो माइनस होता है उसको भैया प्लस में बदल देते हैं, और इस तरीके से आंसर लिख देते हैं। अभी तो ये पूरा मेथड बताया हूं, जब अभी क्वेश्चन एग्जैक्ट लाऊंगा, ऑप्शन होगा ना, तो ऑप्शन से देख के बता दोगे कि ये दोनों ऑप्शन छांटिए, ये इसी दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अभी बताऊंगा, सब तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लो। और आगे चल के ये जो स्किप, ये जो 3 लाइन में कर रहा हूं ना, ये 1 लाइन में हो जाएगा, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी तो है ही पहले से। ठीक है, अगले को देखो, 9वें को। ये अपने पास द्विघात समीकरण है। जी सर, अपना मेथड क्या कहता है? c गुना ए करिए। c का मान +40 दिख रहा है, a का मान पी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 40। अब इस 40 को इस तरीके से लिखना है कि गुना करने पर 40 और जोड़ने घटाने पर b का मान कितना है? +13, वो आ जाए। तो भैया 8 पंचे 40, पहाड़ा पढ़ा है क्या आपने? 8 पंचे 40। बोलोगे सर हमने तो 10 गुना 4 भी 40 पढ़ा है, लेकिन सोच के देखो 10 गुना 4 40 तो आ जाएगा, 10 और 4 को जोड़ घटा के 13 ला सकते हो? नहीं, लेकिन 8 पंचे 40 अगर हम पढ़े तो 8 और 5 जोड़कर 13 ला सकते हैं। ऐसे सोचना होता है, जब फैक्टर करते हैं ना तुरंत सोच लेते हैं, अच्छा गुना करने पे आगे क्या जोड़ने पे ये आ रहा है, तब ले लो उस वैल्यू को। ठीक है, तो 8 पंचे 40, 8 5 13। अब बताओ, प्लस का 8 प्लस का 5 गुना करे प्लस का 40, प्लस का 8 प्लस का 5 जोड़े प्लस का 13। अब इसके बाद क्या करना है? ए के मान का भाग लगाना है। ए का मान 1 है, 1 का भाग लगाओ, यहां भी 1 का भाग लगाओ।
तो वही नंबर रहेगा 8 और 5 ही, लेकिन आंसर लिखते टाइम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, -8 और -5, यही अपना आंसर। बताओ टाइम लगेगा क्या? हाँ जी। अब देखो इसको, ये वाला क्वेश्चन देखो, अपना मेथड क्या कहता है, c गुना a करो। c का मान कितना है, प्लस का 12। a का मान क्या होता है, तो जो क्यू स्क्वायर के बगल में है, यही तो बताया है। x चर हो तो x स्क्वायर के बगल वाला मान है, y चर हो तो y स्क्वायर के बगल वाला मान है, नहीं तो जैसा चर होगा उसके स्क्वायर के बगल में जो मान होगा वही आपका a, और नॉर्मल चर के बगल में जो मान होगा वो b, और c तो अकेला आता है। ठीक है भैया, गुना करने पर क्या आया, 12 प्लस का। अब इस 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पे 12 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर b का मान कितना है, प्लस का 7 आए। तो बताओ ना, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 3 7 हो गया। ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 3 गुना किया, प्लस का 12, प्लस का 4 प्लस का 3 जोड़ा, प्लस का 7। ठीक है, 4 और 3 ले सकते हैं। अब a का मान क्या है, 1 है, तो 1 का भाग लगाना भी जरूरी है। लगाया तो ये 4 और 3 ही रहा, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, आंसर के लिए चिन्ह बदलोगे, -4 होगा और -3 होगा। सही उत्तर क्या होगा, इसके अगर मैंने दो मूल निकाले तो एक -4 और एक -3 आया। ठीक है भाई मेरे, ठीक है भाई मेरे, यहां तक की कहानी क्लियर हो तो बताओ क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब ये सारे सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए लिए गए ताकि आपको फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि अच्छे से दिमाग में फिट करवा पाऊं। अब ये पूरा मेथड सीख लोगे ना, तो सीखने में भले टाइम लग सकता है, लेकिन जब सीख के करेंगे ना तो सेकेंडों में निकलता है आंसर। अभी आगे चल के और भी चीज सिखाऊंगा जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, कि जब ऑप्शन के साथ मेरे पास क्वेश्चन आए, कोई द्विघात समीकरण दिया जाए, उसके 4 ऑप्शन होंगे ना, अगर बोलेगा उनका मूल निकालने के लिए, तो भैया कैसे हम दिमाग लगा पाए ताकि और जल्दी कर पाए, उन सबको भी समझाऊंगा। ठीक है भाई मेरे, चलो तो फिलहाल आई होप आपने फैक्टर मेथड सीख लिया होगा। अपन क्वेश्चन नंबर 9 तक आज डिस्कस किए हैं, तो ये आपको फैक्टर मेथड आना चाहिए, जो मैंने आपको यहां से शुरुआत करी थी। ये अपना गुणनखंड विधि है, ठीक है, इस मेथड पे आपने पकड़ बना ली होंगी। इसके आगे के कार्यक्रम को अपन कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, और कल की क्लास में अभी और क्वेश्चन कराऊंगा। फिर जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो इसमें ऑप्शन के साथ भी चीजें आएंगी, तो और जल्दी कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराना है वो सब भी आपको सिखाते हुए चलूंगा। और फिर मैंने कहा एक बार पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए ना, तो पेपर कोई भी दोगे इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई साहब, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं अपन, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।